हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 12 भूगोल के लिए हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें पाठ नंबर 1 मैं कर चुका हूं। कल मैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया था और मैंने हर प्रश्न को बेटा इस तरीके से कोशिश की थी। अगर आपने देखा हो, हमने 4 ऑप्शन पे बात की थी और ये मान के चलिए कि जो 20 क्वेश्चन थे ना बेटा, उसमें पूरा चैप्टर हमारा हो रहा था ना। तो आज मैं कुछ रिक्त स्थान और वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जिससे चैप्टर को दोबारा एक समग्र रूप से हम देख सकें। तो यानी हम छोटे प्रश्नों के द्वारा हमारी कोशिश ये रहेगी, छोटे प्रश्नों के द्वारा हर चैप्टर में हम इतना डीपली पढ़ लें, जिससे हम उसके लघुतरात्मक क्वेश्चन भी, हम उसके बड़े क्वेश्चन भी, हर जगह की हम बात कर सकें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि इनके आंसर जैसे मैं बता रहा हूं, तो पहले ही आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। आपका कितना स्कोर रहता है उससे आपसे देख लीजिए, है ना। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और खालिस्तान के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए बेटा, ये परिभाषा दी किसने मानव भूगोल की। तो सर ये जो अस्थिर पृथ्वी और परिवर्तनशील जो भी आएगा, भी परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन बताया है, वो बताया एलन सैम्पुल ने। किन्होंने बताया है? एलन सैम्पुल ने, जो अमेरिका की थी और रेडजेल की शिष्या थी। इन्होंने कहा था कि अस्थिर पृथ्वी, और मनुष्य को क्या बताया था उन्होंने मानव को बताया था क्रियाशील मानव। कैसा मानव? क्रियाशील मानव, है ना। और चूंकि दोनों ही गतिशील कर रहे हैं, दोनों ही गति में है, इसलिए इस परिभाषा में गत्यात्मक भाव दिखता है। तो उत्तर हो जाएगा क्रियाशील मानव। सेकंड देखिए कि कौन से दशक में मानव भूगोल में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। सर 3 नई विचारधारा का जन्म हुआ था जब आपने हमको पढ़ाया था कि मानव भूगोल के उपागम पढ़ाए थे, जिसमें आपने पढ़ाया था पहला, अगर हम बात करें, पहला उपागम जो था वो था आरंभिक, थोड़ा सा मैं यहां पर रिकॉल कर लेता हूं, आरंभिक उपनिवेशवाद था सर। उसके बाद दूसरा था वो था उत्तर उपनिवेशवाद था सर, उत्तर उपनिवेशवाद था सर। तीसरा जो था वो आपके पास में 1930 का दशक था। चौथा आपके पास में 1950 से 1960 का दशक था। पांचवा आपके पास में 1970 का दशक था और सिक्स्थ आपके पास में 1990 था। ठीक है, इसमें मैं एक बार, अगला क्वेश्चन इससे बन रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, तो देखिए ये मानव भूगोल की 5-6 उपागम हो गए आपके पास, उपागम हो गए। इसमें हुआ क्या था? देखिए पहले के अंदर तो हुआ था, अब बात करते हैं अन्वेषण हुआ था सर। हमने बात की थी अन्वेषण और विश्लेषण हुआ था सर, विश्लेषण हुआ था। दूसरे उत्तर उपनिवेशवाद में क्या हुआ था सर? प्रादेशिक विश्लेषण हुआ था सर, प्रादेशिक विश्लेषण हुआ था सर यहां पर। ठीक है सर। 30 के दशक में क्या हुआ था सर? यहां पर आपके पास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्र की यानी क्षेत्रीय विभिन्नताओं की बात हुई थी, कौन सा क्षेत्र कैसे अलग है। 50 से 60 के दशक में स्थानिक संगठन, यानी ये बात हुई थी कि कौन सा भाग कंप्यूटर का है, कहां पर हमको कंप्यूटर यूज करना है, कहां पर हमको गणितीय आंकड़े यूज करके गणित भूगोल को और बेहतर बनाना है। 70 के दशक में यहां पर मात्रात्मक क्रांति के विरोध में 3 विचारधाराएं आई थी। मात्रात्मक क्रांति के विरोध में 3 विचारधारा आई थी, और वो कौन सी विचारधारा थी? वो थी 3 विचारधारा कौन सी थी? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 1970 के दशक में। यहां से पकड़ा है अपना आंसर। और विचारधारा कौन सी थी? आप बात कर चुके हैं सर, कल्याण परक थी। आप बात कर चुके हैं सर आमूलवादी, जिसके बारे में बात की थी हमने पिछले वीडियो में, यह रेडिकल विचारधारा थी। और तीसरी थी व्यवहारवादी, व्यवहारवादी विचारधारा थी। कल्याण में कल्याण की बात की गई थी मनुष्य में, आमूलवादी में विरोध था, मार्क्स का प्रभाव था, व्यवहारवादी में प्रत्यक्ष अनुभव देखा गया था। ठीक है। और 90 के दशक में क्या था? इसमें उत्तर आधुनिकवाद था, है ना। आधुनिकवाद की बात की गई थी, आधुनिकवाद की बात की गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आया? इसमें आपका आंसर आता है सर 70 का दशक में। 70 के दशक में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ है, तीनों का नाम लिख दिया है, कल्याण परक, आमूलवादी, रेडिकल और व्यवहारवादी। 90 के दशक में भूगोल में किसका उदय हुआ था? देखिए यहां पर उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था, जिसमें हमने छोटे छोटे क्षेत्र को जानना सीखा था। तो एक देखिए आप, क्वेश्चन आपका कहां से बन रहा है?
आप किसी भी चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत करी। दिमाग में आना चाहिए सर, नई संकल्पना का नाम नवनिश्चयवाद था, नवनियतिवाद था, रुको और जाओ सिद्धांत था। आगे देखें, जो दो विचारों के बीच मध्य मार्ग को बताती है या परिलक्षित करती है, दो विचार के बाद मैंने आपसे कहा था कि नियतिवाद, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी थी, और यह विचारधारा प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य को बताती थी। दो विचारधाराएं कौन सी थी? ये नियतिवाद व संभववाद, इनके बीच में मध्यम मार्ग को बताती है। इसका उत्तर हो जाएगा नियतिवाद व संभववाद। ओके जी, है ना? अगर आप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप ओके कीजिए, है ना? हम देखो आराम से चल रहे हैं। मानव भूगोल खालिस्तान और खालिस्तान के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आंसर आपका एक सटीक आंसर नहीं हो सकता। आप इसमें लिख सकते हैं कि सर ये पृथ्वी व मनुष्य के बीच अंतर संबंधों की संकल्पना प्रस्तुत करता है, जो कि मानव भूगोल में पता था हमने कि पृथ्वी के सापेक्ष हमने जो मनुष्य ने जो भी क्रियाकलाप किए हैं बेटा, पढ़ा था परिभाषा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सबको पढ़ना हमारा उद्देश्य है। आप इसमें पृथ्वी की जगह प्रकृति भी कह सकते हैं तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना? मनुष्य है, मानव कहेंगे तो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताएं। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, है ना? और दो उपक्षेत्र मैंने बात कर ली थी, पहला उपक्षेत्र और दूसरा उपक्षेत्र। आप बताएं, जब तक आप कमेंट में बताएं क्या होगा। सर पहला तो हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। क्या हो जाएगा? निर्वाचन भूगोल हो जाएगा सर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सर सैन्य भूगोल। क्या हो जाएगा सर? सैन्य भूगोल हो जाएगा, है ना? ये रिक्त स्थान के प्रश्न है। अगला देखिए आप, मानव ने प्रकृति के आदेशानुसार, यानी किसके आदेश हो रहे हैं? प्रकृति प्रमुख दिख रही है सर यहां पर, तो अपने आप को ढाल लिया, और इस प्रकार आदिम मानव समाज किसकी बात करी है? आदिम की। और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अननोन क्रिया को क्या कहा गया? ये कौन सा वाद है? ये नियतिवाद है या फिर संभववाद है? क्या है सर? इसमें तो प्रकृति प्रमुख है, मनुष्य अपने आप को ढाल रहा है, तो ये हो जाएगा। इसमें आप नियतिवाद भी लिख सकते हैं तो भी हो जाएगा, आप इसमें निश्चयवाद भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर यह रहेगा, और आप इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद भी लिख सकते हैं, सभी का मतलब एक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, रिक्त स्थान में चल रहे हैं अपन अभी तक। ये देखिए, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल आनुभाविक व्यवहारिक है। मैंने 3 शब्द की बात की थी बेटा, कि भूगोल ऐसा है अनुभाविक, यानी अनुभव पर आधारित है। जैसा भूगोलवेत्ता देखता है, जैसे प्रकृति को देखा तो भौतिक भूगोल की बात की, जब मानव को देखा तो मानव भूगोल की बात करी। व्यवहारिक क्यों? बदलता रहता है। लेकिन एक शब्द और कहा था मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और वो था समकलनात्मक। यानी समकलनात्मक का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर भूगोल एक विषय से नहीं बना हुआ है, भूगोल एक समग्र विषय है। इसमें अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, राजनीति जुड़ी हुई है, भूगोल के साथ गणित जुड़ी हुई है, बहुत विषय, तो समकलनात्मक है। नेक्स्ट देखिए आप, जर्मन भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन किस रूप में किया है? ये लाइन पे मैंने बताया था आपको कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आप बताइए किससे तुलना की है? राज्य देश की तुलना किससे की है सर? मैं लिख रहा हूं, आप भी देखिए, जीव से करी है। किससे करी है? जीव से। उसको जीवित वस्तु माना है, राज्य विस्तार करता है, ये कहते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता। प्रौद्योगिकी यानी तकनीक किसी समाज के स्तर का सूचक होती है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा। प्रौद्योगिकी तकनीक क्या होता है बेटा? जब भी मनुष्य, मैंने आपको बताया था, कल भी उदाहरण दिया था कि ये मनुष्य है और इसको अगर किसी भी प्रकृति से, यानी पेड़ है, उससे अगर क्रिया करनी है तो उसको तकनीक चाहिए। यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में अगर कोई सामंजस्य यानी कुछ परस्पर कुछ आदान प्रदान होगा तो उसमें तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यहां पर सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक मतलब जो आपके रोड बन रहे हैं, आपके मकान बन रहे हैं, आपके बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सब सांस्कृतिक ही तो है। तो प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। अगला, व्यवहारवादी भूगोल क्या है? व्यवहारवादी ये विचारधारा नहीं है बेटा, विचारधारा हमने पढ़ी थी ना, मानवतावादी और रेडिकल व्यवहारवादी। ये व्यवहारवादी भूगोल है, ये सामाजिक भूगोल का स्तर, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का नहीं है, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है,
आप बार बार आप सोचेंगे सर बार बार ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? बार बार इसलिए आ रहे हैं कि आप गलती नहीं करें एग्जाम में, है ना। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु किसका उपयोग किया? बताइए। अभी भी बात कर ली थी मैंने, अभी थोड़ी देर पहले जब उसकी बात की थी, सिद्धांत के बारे में बताया था। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूंजीवादियों का विरोध करो। कौन? निर्धन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल में उत्तर आधुनिक, अब ये आगे बस वन लाइनर क्वेश्चन। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय किस दशक में हुआ था? अभी बात की थी मैंने, एक पूरी सारणी बनाई थी। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये लिखा हुआ है, कब किया गया था आप बताइए। सर ये 1990 में किया गया था, 1990 में। क्या होता है, क्वेश्चन कभी वन लाइनर में आता है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, अगर खालिस्तान में आता तो आप उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने बार बार इसको यहां पर लाकर मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, है ना। देखिए दोबारा वन लाइनर में आ गया है। राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र लिखे। पहला अभी आप उसमें भी लिख लिया आपने, निर्वाचन भूगोल, और साथ में है आपके सैन्य भूगोल। ओके। थर्ड, अभी वहां पर बात की थी, आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन सिद्धांत का उपयोग किया? इसको बताया मार्क्स का सिद्धांत। किसका उपयोग किया? मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। है ना। आपको लिखने के लिए भी दे सकता है यहां पर, ठीक है। अगर ये वन लाइनर का है ना बेटा, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, आप सीधा यहां पर उत्तर ना लिखें, और दोबारा ये भी लिखना नहीं है आपको कि आमूलवादी विचारधारा निर्धनता के कारण, पूरा लिखकर नहीं। आप इसमें लिखें कि एक लाइन डाल सकते हैं आप कि आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा जो पूंजीपतियों के विरोध में उत्पन्न हुई थी, उसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। एक लाइन आपने अलग से लिख दी, पूंजीपतियों के विरोध में, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अलग दिखा सकते हैं। सीधा आप मार्क्स का सिद्धांत लिखेंगे तो भी आपके एक ही नंबर आएगा, कटेगा नहीं। लेकिन आप कुछ अलग लिख देंगे ना बेटा, जैसे कह दिया कि एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसकी है, आपने दिया रेडजेल, तो एक नंबर तो मिल गया ना आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन आपने लिख दिया जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी, तो यहां पर उनको मालूम हो जाएगा कि ये बच्चा जानता है कि जर्मनी के हैं ये रेडजेल, तो वहां पर थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। यहां जब आप उसको प्रभावित करेंगे ना एग्जामिनर को, थोड़े एक दो शब्दों से, पूरे शब्द लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एक दो शब्दों से, जैसे आपने लिख दिया जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेडजेल, जो कि आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक है, उन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी। आपने दो शब्द लिख दिए, उससे इतना प्रभाव जम जाएगा कि आगे अगर आप थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो उस मिस्टेक को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये वन लाइनर के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए रखा था। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, अवसर और मानव उनका उपयोग करता है, तो वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? अवसर की बात की थी और मैंने कह दिया था कि जब अवसर की बात करें तो आपके पास में आती है संभववाद विचारधारा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यहां पर केवल संभववाद ना लिखें, आपको लिखना है कि यह विचारधारा या यह जो वाक्य है ना, तो यह वाक्य संभववाद विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिसे फ्रांसीसी विद्वान भूगोलवेत्ता विडाल्डी ब्लास ने दिया था। बस एक शब्द और लिख दिया आपने, क्या लिख दिया कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता किसने? ब्लास महोदय ने दिया था। बस इतना सा लिख दिया। या फिर इसको शुरू में लिख सकते हैं आप कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास के द्वारा संभववाद विचारधारा दी गई थी, जिसमें ये वाक्य प्रदर्शित होता है। तो आपके इस शब्द के चयन से सामने वाले एग्जामिनर पर लगेगा कि इसको कुछ आता है। बड़ा नहीं लिखना है, केवल एक लाइन के अंदर ही, मेरी बात को समझेगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2023 का हुआ है। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? अब आपको पता है कि मानव पर प्रभाव किसका है? प्रकृति का। तो आप लिखेंगे कि जब, इसमें क्या लिखते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जहां प्रकृति प्रमुख है, इसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। इसमें
नियतिवाद विचारधारा की झलक मिलती है। 2 लाइन आपने लिख दी, इसमें नियतिवाद विचारधारा की झलक मिलती है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और बेटा एक तरीका और बताता हूं आपको, है ना, आप इसको देखिएगा। आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर इसको देखते हैं अपन। आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे आपने लिख दिया मानव का, मैं आपको 2 मिनट का समय लूंगा बेटा, मानव का प्राकृतिकरण, जहां पर आपको, और आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया। फिर आप इसमें लिख सकते हैं, 1 नंबर का ये प्रश्न है ना, आप इसमें लिख सकते हैं मनुष्य गौण और प्रकृति प्रमुख है इस विचारधारा में। दूसरी लाइन लिख दिया आपने कि मनुष्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर है, या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और नियतिवाद विचारधारा का प्रभाव, बस। अब इसमें देखिए, आप बिल्कुल एक पैराग्राफ में लिखेंगे और एक आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा, तो यहां नंबर आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक तो ये चार्ट के रूप में हो गया, ठीक है, और एक आपने हर पॉइंट से लिख दिया आपने सामने। इसमें तो पढ़ना पड़ेगा उसको कि अच्छा प्रकृति के द्वारा यहां पर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है, प्रकृति प्रबल है, जबकि यहां पर सीधा सीधा उसका आंसर निकल रहा है। तो इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए आप, मजा भी आएगा आपको। सामाजिक भूगोल के 2 क्षेत्र लिखें। सामाजिक भूगोल का एक तो था व्यवहारवादी भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र था। एक आप लिख सकते हैं जैसे सांस्कृतिक भूगोल भी लिख सकते हैं, है ना, सांस्कृतिक भूगोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 क्षेत्र पूछ रहा है। मनुष्य भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार क्रिया करता है, बताइए किससे क्रिया करता है। अभी भी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, मनुष्य भौतिक पर्यावरण से प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के माध्यम से क्रिया करता है। किससे माध्यम से क्रिया करेगा, तकनीक के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से क्रिया करेगा, तभी भौतिक पर्यावरण में वो परिवर्तन लेकर आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए आप नवनिश्चयवाद क्या है। अब नवनिश्चयवाद क्या है, देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे कि यह विचारधारा, अब देखिए इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपने देख लिया हुआ, इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं आप। आपने लिखा नव निश्चयवाद विचार धारा, आपने यू बनाया। अब देखिए आप पहले लिखेंगे कि प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। आप, मैं दोबारा कह सकता हूं, आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पैराग्राफ में लिखना चाहे तो लिख दीजिए, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहता है इसमें ना। आप आरएस का एग्जाम भी देखेंगे, वहां कॉपियां देखेंगे, जो सब्जेक्टिव कॉपी होती है वहां पर इसी तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। उपनाम, आप उपनाम लिख दीजिए इसमें, नव नियतिवाद, ठीक है। आपने लिख दिया रुको और जाओ सिद्धांत, आपने एक लिख दिया, एक लाइन और लिख दी, ट्रैफिक लाइट के सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। आप इसको हर जगह यूज करें बेटा। अगला आप लिख सकते हैं इसके अंदर, आपने लिख दिया ट्रैफिक लाइट के सिद्धांत पर आधारित लिख दिया। आपने लिख दिया कि नियतिवाद व संभववाद विचारधारा के मध्य की कड़ी के मध्यम मार्ग को बताती है, बिल्कुल हम जानते हैं सर, दोनों के मध्यम मार्ग को बताती है। इसमें प्रकृति व मनुष्य के सामंजस्य को बताया गया है। अब मेरी बात सुनिए आप, ये जब आपका 1.5 नंबर का आता है, लघुत्तरात्मक आता है, जो आपने क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तब आप इस तरीके से लिखें। लेकिन मान लीजिए 1 नंबर का है तो बस सीधा सीधा लिख सकते हैं, फिर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि नवनिश्चयवाद विचारधारा जिसको ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया था, उसमें प्रकृति व मनुष्य के मध्य सामंजस्य को बताया गया है। जैसा नंबर होगा, जितने नंबर का होगा उस हिसाब से देना है। फिर आपके पास में क्या आएगा, केवल प्रतिपादक आएगा और उपनाम आएगा और प्रकृति मनुष्य के मध्य सामंजस्य आएगा। यहां 1 नंबर में भी आप इतना कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको इतना, ये मध्यम कड़ी इतना देने की जरूरत नहीं है, आप इतना काम चला सकते हैं। समय हो तो करें, नहीं तो नहीं करें। विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा चली गई मुक्त चाल से हुए प्रमुख दुष्प्रभावों का वर्णन करो। ये
एनसीईआरटी में दे रखा है आपके पास कि विकसित अर्थव्यवस्था से क्या दुष्प्रभाव होंगे, तो आपको बताया था मैंने, उसमें लिखा हुआ भी था कि सर हरित गृह प्रभाव होगा, ठीक है, ओजोन ओजोन परत क्षय होगा, ओजोन परत क्षय होगा, भूमंडलीय तापमान होगा सर, भूमंडलीय तापमान होगा, तापमान बढ़ जाएगा सर, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा सर, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा सर, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास में जो नुकसान करती है प्रकृति को वो आप लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेकर आया हूं, आप देखिए। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मैं यहां पर केवल शब्द बताऊंगा आपको पास। देखिए रेडजेल साहब क्या कहते हैं कि भैया हम तो मानव समाज और धरातल की बात करेंगे। आप परिभाषा देखो आपको कैसे याद होगी। सैंपल मैडम कहती है कि हम तो क्या करेंगे, अस्थिर पृथ्वी की बात करेंगे, अस्थिर पृथ्वी, पहले प्रकृति को ले ले, अस्थिर पृथ्वी की बात करेंगे, और क्रियाशील मानव की बात करेंगे, क्रियाशील मानव की बात करेंगे, ठीक है। मैं तीनों परिभाषा एक साथ ले रहा हूं। सैंपल यहां पर ब्लास्ट कर लीजिए, आप यहां पर ब्लास्ट कर लीजिए। और ब्लास महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अस्थिर पृथ्वी नहीं, मैं पृथ्वी मतलब मैं क्या करूंगा, पृथ्वी पर को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम यानी हवा का चलना, पानी का चलना, उनकी बात करेंगे, प्लस सभी जीवों की, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव की बात करेंगे, करने वाले जीव की बात करेंगे। देखो बेटा शब्द का बदलना जरूरी है, अगर शब्द नहीं बदलेंगे तो परिभाषा कौन पढ़ेगा। इसलिए तीनों विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदली है। लेकिन इसमें खास बात देखिए आप, खास बात यह है कि ये मानव समाज धरातल के मध्य बात करते हैं, लेकिन संबंध कौन से हैं, संश्लेषित संबंध है, संश्लेषित संबंध है। और चूंकि यहां पर सैंपल मैडम अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील की बात कर रही है, तो यहां पर पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है, परिवर्तनशील संबंध है। और जो कि यहां पर प्लास महोदय कह रहे हैं, तो यहां पर कौन से हैं, वही संश्लेषित संबंध है। कौन से संबंध है, संश्लेषित, यहां पर भी संबंध आ जाएंगे। तो परिभाषा कैसे बनेगी आपकी, आपकी परिभाषा आप देखेंगे यहां पर जो परिभाषा बनेगी, आपको ये प्लस नहीं लिखना, आपको तो बनाने की तरीका बता रहा हूं। रेडजेल के अनुसार मानव समाज और धरातल के मध्य सबसे संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। सैंपल के अनुसार अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है, जिसमें गत्यात्मक भाव दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राज्य का वर्णन किस रूप में किया है, ये आ गया था अभी, किसके रूप में किया है सर, जीव के रूप में किया है। मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना किससे की गई है बताइए। हमने बात की थी कि मानव में भूगोल में द्वैतवाद है, पढ़ा था आपने, लेकिन प्रकृति मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। तो मानव परिसंचरण ये धमनियों की तुलना किससे की गई है, आपके परिवहन से, यानी जो परिवहन के साधन है, जो संचार के साधन, जो संचार का जाल है ना, उससे तुलना की गई है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से हैं, ये यहां देख लीजिए। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक, एक तो मनुष्य हो गया खुद, और एक क्या हो गई, प्रकृति हो गई, मनुष्य और प्रकृति हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा में, बार बार आ गया, वापस आ गया, निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है ना। ये अपने बात की थी सर, आमूलवादी विचारधारा, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, जो किस पे आधारित थी, मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी, जो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है, मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको मजा आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अपने क्वेश्चन इतनी बार रिपीट कर लिए हैं बेटा मेरे हिसाब से कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। किस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव और मानवीय जातीयता, प्रजाति व धर्म की बात की गई है, ये भी आपने बताया था सर, व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मानव का प्राकृतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है, मानव का प्राकृतिकरण, मानव पर प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति प्रमुख, तो सर ये तो नियतिवाद विचारधारा का समर्थक है, नियतिवाद विचारधारा का समर्थक है ना। आप खुद देखिए, प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति पर किसका प्रभाव, मानव का प्रभाव, यानी मनुष्य प्रमुख है, तो यानी ये संभववाद विचारधारा है सर। इसमें कौन सी विचारधारा है, संभववाद विचारधारा की झलक मिलती है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है जर्मनी के, इसमें आपको लिखना है जर्मनी के भूगोलवेत्ता, जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल,
फ्रेडरिक रेडजल। रेडजल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपसे पूछा कि रेडजल की पुस्तक का नाम क्या है, आपने सीधा एंथ्रोपोजोग्राफी लिख दिया, माफ कीजिएगा, तो वहां भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन थोड़ा चेंज क्या कर सकते हैं आप इसमें, देखिए थोड़ा चेंज इसमें ये कर सकते हैं आप इसमें कि रेडजल की पुस्तक का नाम पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल की पुस्तक, फ्रेडरिक रेडजल की पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजोग्राफी है, एंथ्रोपोजोग्राफी है। ठीक है, और आपको बताया था मैंने, ये एंथ्रोपो का मतलब ही मानव शास्त्र होता है, इसलिए इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ये आपको बता रखा है, नव यानी नए कपड़े, नए कपड़े यानी ग्रिफिथ टेलर साहब। कौन है? ग्रिफिथ टेलर साहब हैं। संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? बताइए किसने दी थी? संभववाद विचारधारा ये दी थी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, पूरा नाम लिख दीजिए, आपको याद होगा, विडाल डी ला ब्लास। इसका उत्तर हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, आपको जानते हैं, एक तो रेडजल लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? रेडजल लिखेंगे आप इसके अंदर। एक आप इसमें लिख सकते हैं हम्बोल्ट लिख सकते हैं, हम्बोल्ट जर्मनी के थोड़े फेमस हैं। और एक लिख सकते हैं आप इसमें रिटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिटर लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो बेटा हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी करे हैं, हमने रिक्त स्थान प्रश्न भी किए, वन लाइनर भी किए। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर में सभी प्रश्न कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा विश्वास है। अब मिलता हूं मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर के साथ। पहले इसको समराइज करेंगे, उसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, ये प्रयास कैसा लग रहा है, कोई सुझाव हो तो प्लीज बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।